देख लेते हैं हम। राइट ऑफ पार्टिसिपेशन गिवन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर नॉर्मली इम्प्लाइज द राइट टू पार्टिसिपेट इन। जब हम पूर्वाधिकार अंशधारियों को दिया गया भाग लेने का अधिकार बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? भाग लेने का अधिकार इसका मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट में अधिकार लेना, या साधारण जो जनरल मीटिंग है उसमें वोटिंग देने का अधिकार, या जो अतिरिक्त सरप्लस प्रॉफिट होगा, या इश्यू ऑफ बोनस में हिस्से की बात कर रहे हैं, या चौथा ऑप्शन है कंपनी के बंद होने के टाइम पर जो कंपनी की प्रॉपर्टीज होंगी उसमें भाग लेने का अधिकार। तो इसमें अगर हम आंसर देखें तो इस टॉपिक का मतलब क्या है राइट ऑफ पार्टिसिपेशन का? इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि वो डिविजिबल जो भी प्रॉफिट होते हैं, सरप्लस प्रॉफिट होते हैं, या इश्यू ऑफ बोनस होते हैं उसमें उनको पहले अधिकार मिले। ठीक है, तो ये बात हमको वैसे भी पहले कहीं ना कहीं चैप्टर में स्टडी करने को मिलती है कि जर्नली जब हम बोलते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमने एक अधिकार दिया है, कौन से वाला? राइट ऑफ पार्टिसिपेशन। इसका मतलब है कि उनको जो सरप्लस प्रॉफिट्स हैं या इश्यू ऑफ बोनस है उसमें उनको पहले भाग लेने का, पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता है, कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर होल्डर। सेकेंड क्वेश्चन सिंपल सा है, देखते हैं। एक कंपनी इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन। एक कंपनी को हम आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोलते हैं? Because it does not have the shape of the natural person, या it can't be issued in the doubt of law, या it is invisible and intangible, या it exists only in contemplation of law। इसका अभिलेख केवल विधान की दृष्टि में है। तो इन चारों ऑप्शन में से देखें तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर बनने वाला है, क्योंकि भी किसी भी कंपनी को हम एक आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका अभिलेख, जो इसका जो लिखा विधान है ये केवल विधान की दृष्टि में है। ठीक है, तो जो कंपनी का जो स्वरूप होता है वो आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में होता है, डेफिनेटली होता है, क्योंकि ये क्यों है? ये कानून की दृष्टि में ऐसा है। ठीक है, हालांकि इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, हम इसको टच नहीं कर सकते, बट इसका जो रिटर्न में फॉर्म है, या कानून की दृष्टि से बोल लो तो इसका कानून की दृष्टि से इस वैधानिक ऐसा होता है, आर्टिफिशियल पर्सन की फॉर्म में होता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? Section 100 of Companies Act 1956 allows a company to reduce its share capital under the certain circumstances. Which one of the following comes under the preview of the section? जो कंपनी अधिनियम की 1956 की जो धारा है 100, उसमें कुछ निश्चित परिस्थितियों में कंपनी को अपनी अंश पूंजी में कमी करने की आज्ञा प्रदान करती है। तो इसमें से कौन सा काम इस धारा के परिदृश्य में हम शामिल लेके चलते हैं? पहली बात, redemption of redeemable preference shares if issue of such shares is authorized by the articles, या second option forfeiture of shares for non payment of calls, third option paying of any paid up capital which is in excess of the needs of the company, fourth option surrender of shares to the company by one or more shareholder। तो इसमें से देखना है कि हमें कंपनी अधिनियम की जो धारा हमारे 1956 है उसकी धारा 100 है, उसके अनुसार, उनके अनुसार कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंदर कंपनी को अपनी शेयर कैपिटल में कमी करने की आज्ञा प्रदान की गई है। तो इसमें से कौन सी बात धारा के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही साबित हो रही है? यस, ओके, ऑप्शन नंबर सी। यस, ऑप्शन नंबर सी, पेइंग ऑफ एनी पेड अप कैपिटल विच इज एक्सेस ऑफ द नीड्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की ऐसी पेड अप कैपिटल शेयर होल्डर को वापस करना जो कंपनी की जरूरतों से ज्यादा है। कंपनी को जरूरत नहीं है, कंपनी पेड अप कैपिटल को वापस कर देगी, तो ये बात फिक्स होती है। तो इसके लिए कौन सा था? कंपनीज एक्ट 1956 सेक्शन 100। और अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट 2013 की तो उसका सेक्शन 66। इसमें कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल में कमी करने की आज्ञा प्रदान की गई है। तो इसी में ये बात लिखी गई है कि कंपनी ऐसी पेड अप कैपिटल को शेयर होल्डर्स को वापस कर सकती है जो कंपनी की जरूरतों से अधिक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्पेशल रेजोल्यूशन इज वन विच रिक्वायर्स। एक विशेष प्रस्ताव वह है जिसके लिए आवश्यकता होती है।
स्पेशल नोटिस ऑफ एटलीस्ट 14 days, सिंपल मेजोरिटी ऑफ वोट्स, नॉट लेस देन 3/4 मेजोरिटी ऑफ वोट्स, 2/3 मेजोरिटी ऑफ वोट्स। एक स्पेशल प्रस्ताव है जिसके लिए आवश्यकता होती है, किसकी? कम से कम 14 दिनों की विशेष सूचना, या साधारण मताधिकार मेजोरिटी ऑफ वोट्स, या नॉट लेस देन 3/4 मेजोरिटी ऑफ वोट्स, या 2/3 मेजोरिटी ऑफ वोट्स। कौन सा आंसर होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन केस में कुल वोटिंग्स का कम से कम 2/3 नहीं 3/4 ना, 3/4 चाहिए होता है। यस, 3/4 मेजोरिटी की जरूरत होती है। ये कौन सा है? कंपनीज एक्ट 2013 है, उसका सेक्शन है 114, उसके अकॉर्डिंग बात आई है। यस, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 114, उसके अकॉर्डिंग ये बात लिखी गई है कि हमें कम से कम 3/4 मेजोरिटी की जरूरत होती है, तब हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन हम पास कर सकते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 114, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म इज फिक्स्ड इन। ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी कि मैक्सिमम पार्टनर्स की बात डेफिनेटली हमारी कहां पे लिखी गई है? पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है, ये कंपनीज एक्ट 1956 में लिखी गई है। कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम पार्टनर्स हैं वो हमारे कितने होने चाहिए? 20। और बट कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हमारी जो पार्टनर्स की जो मैक्सिमम संख्या है, मैक्सिमम मेंबर्स कितने हैं? 100 कर दिए गए हैं। तो अपने को बात ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 आगे देखते हैं। प्रोक्सीज अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर। प्रोक्सी कौन होता है समझते हो आप? मान लो जैसे आप स्कूल या कॉलेज में नहीं जाते हो, किसी को बोल देते हो ना भाई मेरी अटेंडेंस लगवा दियो, मेरी प्रोक्सी लगा दियो, तो वो प्रोक्सी। अब शेयर होल्डर खुद तो मीटिंग में जा नहीं रहा, अब अपनी तरफ से किसी पर्सन को भेज दिया प्रोक्सी बनाकर, तो प्रोक्सी की नियुक्ति की जाती है। शेयर होल्डर द्वारा प्रोक्सी की नियुक्ति की जाती है किस काम के लिए? टू स्पीक एंड वोट एट द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर, या टू स्पीक एट द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर, या टू वोट एट द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर, या टू अटेंड द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर विदाउट द राइट टू स्पीक एंड वोट। तो इन चारों में से देखना है कि उसको कौन सा ऑप्शन हम देते हैं जब हम प्रोक्सी को भेजते हैं। प्रोक्सी की जब हम अपॉइंटमेंट करते हैं तो उसको कौन सा अधिकार होता है? बोलने का और मत देने का, या सिर्फ बोलने का या सिर्फ मत देने का, या ना तो बोलने का और ना मतदान करने का? सिर्फ वोट देने का राइट होता है, ठीक है। जब वो मीटिंग में जाता है तो सिर्फ वोट देने का राइट होता है। यस, जो ड्यूटीज होती है कौन फिक्स करता है, कहां होती हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट 1956 के द्वारा, या एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द ऑडिटर? यस, कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1956 के द्वारा होती है, ठीक है। तो इसके जो ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है दैट कंपनीज एक्ट 1956 है। अगर हम हमारा जो नया अमेंडमेंट आ गया है 2013, अगर उसका देखें तो सेक्शन 143 है, और सेक्शन 143 के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये 1/4/2014 से हमारा अप्लाई हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी में बी रिड्यूस बाय। एक कंपनी के शेयर कैपिटल रिड्यूस कर सकते हैं कैसे? A resolution of board of director, या an ordinary resolution, या special resolution and the permission from the company law board, and the fourth option is permission of the company law board। किसी भी कंपनी के शेयर कैपिटल को हम कम कैसे कर सकते हैं, कैसे होगा ये? अपने को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रेजोल्यूशन से होगा, या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से होगा, या स्पेशल रेजोल्यूशन एंड द परमिशन भी चाहिए होगी, या परमिशन ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड। ओके, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन एंड द परमिशन फ्रॉम द कंपनी लॉ बोर्ड, ठीक है। एक विशेष प्रस्ताव पारित होता है जो कंपनी का जो एक्ट है उसकी जो बोर्ड की जो
परमिशन भी लेनी होती है। तो अगर हम कंपनीज का एक्ट देखें, कंपनीज एक्ट 2013, उसका सेक्शन है हमारा 66, उसके अकॉर्डिंग ये बात लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 9, शेयर्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी कैन बी सोल्ड थ्रू, एक निजी कंपनी के अंशों की बिक्री कैसे कर सकते हैं? प्राइवेट सर्कुलेशन, स्टॉक एक्सचेंज, प्राइवेट सर्कुलेशन एक्सचेंज एंड नन ऑफ द अबव। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को हम कैसे सेल कर सकते हैं? प्राइवेट सर्कुलेशन, ठीक है। तो एक जो प्राइवेट कंपनी होती है, आम पब्लिक को, कॉमन जनता को हम अपने शेयर्स इशू नहीं कर सकते, ठीक है, और हम स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टिंग नहीं कराती हैं प्राइवेट कंपनीज। कॉस्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, कॉस्ट ऑडिटर्स की जो अपॉइंटमेंट होती है कैसी होती है? ऑप्शन स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स, ठीक है। जो कॉस्ट ऑडिटर होते हैं कुछ फिक्स कंपनियों के लिए तो क्या है कि कंपनीज एक्ट जो 1956 है उसके द्वारा लागू किया गया है, इसके लिए जो सेक्शन है हमारा 233B, उसके अकॉर्डिंग हमारा उचित प्रावधान किए गए हैं। तो प्रेजेंट में जो कंपनीज हैं उसके लिए जो हमारा सेक्शन है 139, उसके अकॉर्डिंग हम कॉस्ट ऑडिटर्स के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उसके लिए अनिवार्य हैं। तो सेक्शन 209 में जितनी भी कंपनीज हैं, सेक्शन 209 के अकॉर्डिंग जितनी भी कंपनीज है वो, या जो कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर या प्रोसेसिंग के अंदर या खनन में लगी होती है, माइनिंग के अंदर लगी कंपनियां, तो उनके लिए ये जो नियुक्ति होती है ना कॉस्ट ऑडिटर की, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा की जाती है। बट एक बात अपने को याद रखनी है, इसके लिए पहले हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी भी जरूरी होती है, पहले अनुमति, पहले परमिशन लेनी जरूरी होती है। फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, हमारा ये अपॉइंटमेंट जो होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से होती है। पर एक बात को ध्यान रखना, हमें अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी भी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इन द कॉस्ट ऑडिट? प्रॉफिट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर एंड ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे आते हैं, ठीक है। कंपनी का जो संशोधित अधिनियम आया था 1965, उसके अकॉर्डिंग हमारे प्रॉफिट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर सारे इसी के अकॉर्डिंग आते हैं। इसके अंदर प्रॉफिट सेंटर होता है, रेवेन्यू सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, है ना, और जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के सही होने की जो वेरिफिकेशन की जितनी भी होते हैं सारी की सारी बातें इसी में आती हैं। इसके अंदर हमारा 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, 6 रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसमें से 3 आपको दिखाई गई थी यहाँ पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, the maximum number of partners in a banking partnership firm is,